सुधांशु जी, ये दो पिक्चर्स हैं सामने, आपके पास 30 सेकंड बाद ऑडियो पहुंच रहा है क्योंकि वो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको ऑडियो ठीक करा लीजिए, मैं तब तक सवाल करता हूं। एक तरफ शिष्य, एक तरफ पुत्र है। शिष्य कहता है मैंने पार्टी इसलिए तोड़ी क्योंकि जो बाला साहब ने मुझे सिखाया था, स्वर्गीय बाला साहब ने, मैं वो ही करूंगा। पुत्र कहता है कि मेरे को कुर्सी चाहिए। शिष्य कहता है मैं कुछ भी कर लूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा कांग्रेस के साथ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। पुत्र कहता है आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरे को सत्ता पे आना है, मैं कुछ भी करूंगा। जनता को पुत्र जाता है जनता के पास और कहता है देखो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मेरी पार्टी तोड़ दी इस आदमी ने, क्योंकि बीजेपी यानी आपकी पार्टी ने, सुधांशु जी, उनको यह मोह दिया कि देवेंद्र फडणवीस जैसे कद्दावर नेता को आप डिप्टी सीएम बना देंगे, लेकिन शिष्य को आप सीएम बनाने को तैयार है। ये उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हर रैली में ये या उनके पुत्र या उनके नेता बोलते हैं कि सिर्फ सीएम बनने के लिए शिष्य ने पार्टी तोड़ दी। सुधांशु जी। ऐश्वर्य जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक और वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो बोल रहे हैं जब हमारी उनके साथ गठबंधन सरकार थी और उद्धव ठाकरे जी युवा नेता के रूप में बैठे हुए हैं और राज ठाकरे भी बैठे हैं। और बाला साहब ठाकरे जी का ये बयान है, ये उद्धव और राज दोनों बैठे हैं, मैं जब चाहूं तो ये दोनों सरकार में जाके मंत्री बन सकते हैं, पर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सरकार में नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट था उनका। और उस चीज का प्रभाव क्या होता था कि जब पहली सरकार बनी थी और मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, तो मनोहर जोशी ने कहा हां, मैं श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। ये नैतिक दबाव था, ये धमक थी, ये प्रभाव था, ये सम्मान था, ये श्रद्धा थी। परंतु अब क्या स्थिति हो गई कि उद्धव ठाकरे जी दो रिमोट से चल रहे थे, एक कांग्रेस का रिमोट था, एक एनसीपी का रिमोट था। तो यह बहुत साफ समझ में आता है कि किसने किस विरासत के साथ और किसने किस विचार के साथ क्या। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमने सदैव बड़ा हृदय दिखाया है। आज बताइए, महाविकास आघाड़ी में यही कहा जा रहा है जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। हमारी सीटें शिवसेना से 2 गुनी ज्यादा थी और फिर वो कह रहे हैं कि सीएम होना चाहिए, जबकि बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से एग्रीमेंट था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगे। और आप देखिए महाराष्ट्र के बाहर जाइए, हमने उत्तर प्रदेश में 67 सीटें थी बसपा की और 178 हमारी, हमने मायावती को सीएम बनाया 2 बार। कर्नाटक में जेडीएस की 40 सीटें, आई एम टॉकिंग 2006 जी जनवरी, डेट के साथ कोई जाके चेक कर ले, और 84 विधायक हमारे 200 की विधानसभा में, 84 बीजेपी और 40 वो, हमने उनको बनाया। हम बड़े हृदय से काम करते हैं, मगर अफसोस आप कुर्सी के लिए उधर चले गए और आज वो कुर्सी नसीब होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, लेकिन आप पे आरोप यह है, इससे पहले कि मैं ओमकारेश्वर जी, अनुराग भदौरिया बहुत बेआबू हो रहे हैं आपसे सवाल पूछने के लिए, लेकिन यह है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि आपने इसलिए दुगनी सीट होते हुए भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि आपको उनको उद्धव ठाकरे से अलग करना था। यह उद्धव ठाकरे का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये उद्धव ठाकरे खुले में कहते कि एकनाथ शिंदे लालच में गए। एकनाथ शिंदे का काउंटर है कि मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मेरे गुरु के आदर्शों के खिलाफ उनके पुत्र जा रहे थे, मैं उनके आदर्शों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो हाउ डू यू सी, आरोप आप पे लगता है कि आपने शिवसेना को तोड़ा, आपने बाला साहब के शिष्य को तोड़ा, पुत्र से अलग किया महाराष्ट्र की गद्दी के लिए। देखिए, इस विषय पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी एक वाक्य में जवाब दे चुके हैं। जो उन्होंने बोला था वो वाक्य पूर्णतः सारगर्भित है। न हमने शिवसेना को तोड़ा, न एनसीपी को तोड़ा। एक पार्टी पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी, बस बात खत्म हो गई। जब उद्धव ठाकरे जी के लिए, जहां शिवसेना बाल ठाकरे जी के लिए परिवार हुआ करती थी, उनके लिए उद्धव ठाकरे जी का समय आते हुए परिवार ही शिवसेना हो गया, तो पार्टी टूट गई। और शरद पवार जी की पार्टी पुत्री मोह में टूटी। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं, एक पार्टी पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी है। उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए बजाय बाहरी आरोप प्रत्यारोप लगाने के। ओमकारेश्वर जी, ये भी एक ओके। ओमकारेश्वर जी, आपका काउंटर, उसके बाद मैं सवाल करता हूं। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, ब्रिज किशोर जी, आ रहा हूं, रिलैक्स। प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी एक न सिर्फ बीजेपी के अच्छे प्रवक्ता हैं बल्कि अच्छे इतिहासकार भी हैं, ऐसा लगता है। हमेशा इतिहास के उनके जो रेफरेंसेस हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और उन्होंने ठीक कहा
कि बीजेपी ने आगे बढ़ के मायावती को उत्तर प्रदेश में, जेडीएस को कर्नाटक में, उससे भी ज़्यादा याद दिला दूं बिहार में नीतीश कुमार को भी बनाया। लेकिन बीजेपी पे आरोप ये भी लगता है कि जिस को वो साथ बढ़ के आगे करते हैं, वो बाद में वो पार्टियां जो हैं वो अपना जनाधार खो बैठती हैं। अब पता नहीं इसमें बीजेपी का कितना रोल है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, अगर दुश्मन भी मिल जाए तो करो झुक के सलाम, पहले खुद झुकता है औरों को झुकाने वाला। तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी शायद इसी फार्मूले पे चलती है कि पहले तो झुक जाती है लेकिन वो अच्छी तरह से आगे झुका देती है। महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं, पहले जो सिनेरियो था वो प्रो एनडीए दिखाई दे रहा था या प्रो महायुति की तरफ दिखाई दे रहा था। जब शरद पवार के लोग भी टूट के इधर आए, जब शिवसेना के लोग भी इधर टूट के आए, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें इधर के, खासतौर से मैं एनसीपी के जो अजित पवार गुट है उसके 3 विधायक उधर जा चुके हैं शरद पवार में, चौथे शोलापुर से बबन की बात चल रही है और लोग भी विचलित हैं। तो जो स्थितियां वहां नजर आ रही हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है और मुझे लगता है कि इस चुनाव में टक्कर कांटे की होगी। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों की अपनी अपनी समस्याएं भी हैं, तैयारियां भी हैं। देखना होगा कि वो दोनों में कौन प्रूव कर पाता है कि असली शिवसेना किसकी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों तक तो ये फैसला नहीं हो पाया कि शिवसेना शिंदे की है या शिवसेना उद्धव ठाकरे की। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने अच्छे सीटें ली लोकसभा चुनाव में और शिंदे गुट ने भी करीब करीब अपना किला बचाया, 2 सीटें ज्यादा हासिल कर पाए। तो इस बार का चुनाव जो है ये फैसला जरूर करेगा। पवार गुट का जहां तक सवाल है, उसने साबित कर दिया है कि शरद पवार ही असली एनसीपी हैं और अजित पवार को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अभी भी उनके गुट के लोग जो है शरद पवार की तरफ ज्यादा दिखते हैं। तो ये देखना होगा कि इस चुनाव में क्या रुख रहता है। अनुराग भदौरिया जी, आपकी तो अलग ही फाइट चल रही है। आपके पार्टी के प्रदेश के नेता अबू आजमी साहब, मैंने बात करने की कोशिश की, बिजी थे, रैली में जा रहे थे, वो कह रहे हैं 5 सीट दे दो नहीं तो 25 पे लड़ूंगा। कांग्रेस तो हमेशा गड़बड़ करती है, आपको तो बीजेपी की जरूरत ही नहीं है। आप और कांग्रेस तो अपने आप में साथ भी हैं और खिलाफ भी हैं। अबू आजमी साहब कह रहे हैं 5 सीट दे दो नहीं तो 25 पे लड़ूंगा और बागी खड़ा कर दूंगा अगर 5 सीट नहीं दी तो। ये कांग्रेस हमेशा लेट करती है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। और उनकी अगर आपने स्पीच पढ़ी हो तो आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन मेरे को वो बंदूक कल्चर बैक, गन्स आर बैक इन महाराष्ट्र पे भी आपकी प्रतिक्रिया चाहिए प्रोफेसर साहब जी। बोलूंगा, मुझे 2 मिनट आराम से सर बोलिए। मैं शुरू किया कि हमारी विचारधारा जिनको उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, मंत्री बना देते हैं, ये इनकी विचारधारा है। इनकी विचारधारा कैसी है? जो पीडीपी के साथ मिलकर इन्होंने सत्ता चलाई 3 साल, क्या इनकी विचारधारा पीडीपी के साथ मिलती है? क्या विचारधारा चौटाला पार्टी के साथ मिलती है जिनके साथ इन्होंने सत्ता चलाई? या इनकी विचारधारा एनसीपी के साथ मिलती है या विचारधारा जिनके साथ मिलकर सत्ता चलाते हैं उनके साथ तो इनकी विचारधारा मिलती है? तो बता के जाइएगा। हिंदुत्व की बात की कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, आप हिंदुत्व की बात कहाँ करते भैया? हिंदुत्व कब नफरत की बात सिखाता है? हिंदुत्व कब आपको सिखाता है कि प्रेम की भाषा नहीं बोलनी चाहिए? हिंदुत्व कब सिखाता है कि एक दूसरे में डिवाइड एंड रूल करना चाहिए? हिंदुत्व हमें तो सत्य की बात सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको अपने बनाने की बात करता है। तीसरा आपने बोला बड़ा दिल। अब बड़ा दिल आप कहाँ दिखाते हैं बताइए? कौन सा बड़ा दिल है आपने? अगर बड़ा दिल आपने दिखाया होता तो निषाद पार्टी को कुछ सीटें देते आप, राजवर्ष जी को कुछ सीटें देते आप, कुछ अपना दल को भी देते। निषाद जी बेचारे 4 दिन तक पड़े रहे, आपने एक दिन भी उनको नहीं दी। कहाँ बड़ा दिल दिखाया? किशोर जी, बड़ा दिल बोलते हैं क्या? तो सवाल अनुराग भदौरिया जी, मैंने आधिकारिक तौर पे अभी दोबारा चेक करा है, आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, आप समाजवादी पार्टी में। मैं आपसे आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी साहब के बारे में पूछ रहा हूं। आपको बीजेपी की आवश्यकता नहीं है माननीय, आपके नेता खुद कांग्रेस को बोल रहे हैं 5 दे दो नहीं तो 25 पे लड़ूंगा। कांग्रेस की वजह से हारते हैं, कांग्रेस हमेशा डिले करती है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं माननीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया। आप मुझे मेरी बात सुनिए, मैं तो आपको प्रतिक्रिया उसमें आपका जवाब प्रतिक्रिया देता और दूंगा भी, लेकिन आप बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई? अगर मैंने 1 मिनट बीजेपी की, चूंकि हमारी लड़ाई बीजेपी से, बीजेपी के पोल खोलने लगे तो आप बीच में कूद पड़े। भाई आप क्यों कूद पड़े बीच में? भाई आपको क्या दिक्कत थी? मैं तो जवाब दे रहा था ना, आपने कहा था 2 मिनट तक हम आपको टाइम दे रहे हैं, तो मैं अपना 1 मिनट बोलता, 1.5 मिनट फिर आपको जवाब दे देता।
सवाल यह है कि भारतीय पता नहीं कहाँ आपने मेरा काट दिया होगा, आवाज कहाँ गई होगी, हिंदुत्व पे, विचारधारा पे, बड़े दिल पे हमने सब बोला, पता नहीं कहाँ गई कि नहीं गई, यही तो दिक्कत है। अब सवाल यह है कि देखिए भारतीय जनता, मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़ेगा और हम सब एक हैं, हम सब साथ साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आंख लगा के से देखती रहती है, इंडिया गठबंधन के नेता ने क्या बोला, अरे बोल दिया, गड़बड़ हो गई। अरे इंडिया गठबंधन के दो नेता मिले, अरे मिले लेकिन उन्होंने आपस में नजर नहीं मिलाई, हाथ नहीं मिलाया, गले नहीं मिले। अरे वाह, अरे गले और हाथ मिला भी लेंगे तो कहेंगे नहीं, गले हाथ मिले लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी, एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाई, चाय पी लेंगे तो कहेंगे नहीं। आपकी और किशोर तिवारी जी की जोड़ी अच्छी है, समोसा खा लेंगे, नमकीन एक दिन ड्रामेटिक्स क्लास लेंगे आपको झांकना था। अरे भैया थोड़ी बात कर लो, रिलैक्स। मैंने बोला सुधांशु जी, झांके जा लो, ओके रिलैक्स, थैंक यू।